द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीके गुफ्तगू हैं सुनील शरण जी, और कराची से शरीके गुफ्तगू हैं प्रोफेसर मुनस अहमद साहब। Sunil Sharan has written 19 books and innumerable articles. And Professor Ahmad is a well-known academic. He has also written many books and has served in senior academic positions. सुनील साहब, आपने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैं ये बताता चलूं अपने व्यूअर्स को कि टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट की सर्कुलेशन के एतबार से अंग्रेजी का सबसे बड़ा अखबार है दुनिया में, और इसकी सर्कुलेशन मेरा ख्याल है इस वक्त 3 मिलियन के करीब है। तो आपने इस आर्टिकल में यह लिखा कि काइनेटिक एक्शन नॉट नीडेड, ग्रैब द लो हैंगिंग फ्रूट इन पाकिस्तान। यानी आपने ये कहा कि जंग ना करो, कुछ और तरीके करो, और उसमें आपने ये सजेस्ट किया जो एंटी स्टेट मूवमेंट्स चल रही हैं पाकिस्तान में, उनको इंडिया सपोर्ट करे। उस पे सुनील जी, एक साहब ने कमेंट किया आपके इस आर्टिकल पे, अशोक उनका नाम है, कि इस तरह तो जो बदनामी हम पाकिस्तान पर थोपते हैं वो हमारे हिस्से में आएगी, जो टेररिज्म का इल्जाम हम पाकिस्तान पे लगाते हैं वो हम पे लग जाएगा। तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस आर्ग्यूमेंट को? सर, जो सिचुएशन है अभी आफ्टर पहलगाम इन इंडिया, इट इज पैल्पेबल एंगर, आउटरेज एंड रिवेंज के लिए लोग बे कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर लॉन्च किया है पहलगाम में। अच्छा सुनील जी, कोशिश करें अंग्रेजी के लफ्ज कम यूज करें, उर्दू या हिंदी के लफ्ज ज्यादा यूज करें ताकि ज्यादा लोगों को समझ आए। हाँ, तो पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर लॉन्च किया है पहलगाम में। दो जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिफाई हुए हैं। क्या नाम है उनके? नाम आए हैं क्या? नाम आ गए हैं, मैं नाम मुझे याद नहीं है। नाम आ गए हैं तीनों टेररिस्ट के, तीनों आतंकवादियों के या तीनों दहशतगर्दों के। द रेजिस्टेंस फ्रंट जो एक ऑफशूट मूवमेंट है लश्कर ए तौयबा, पाकिस्तान बेस्ड लश्कर ए तौयबा की, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है इस अटैक के लिए। अभी तीनों में से कोई भी दहशतगर्द पकड़ा नहीं गया है। या तो कश्मीर में इंडियन कश्मीर में हाइड कर रहा है, या वो लाइन ऑफ कंट्रोल में क्रॉस कर गए हैं। इंडिया बिल्कुल रेडी है अपनी वॉर प्रिपरेशंस के साथ, काउंटर प्रिपरेशंस के साथ पाकिस्तान इज रेडी। तो अगर हम अब दी एंटी करते हैं, अब मिलिटरली स्ट्राइक करते हैं, तो आप लोग काउंटर स्ट्राइक करेंगे, फिर हमारे ऊपर वो ओनस आ जाता है, हमारे ऊपर भार आ जाता है कि हम काउंटर स्ट्राइक करें। दिस कैन इजिली लीड टू न्यूक्लियर वॉर। इससे न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। तो जो आपने प्रॉक्सी वॉर हमारे अगेंस्ट लॉन्च किया हुआ है कश्मीर में सिंस 1989, उसका यही रिस्पॉन्स है कि हम आपके जो रेस्टिव प्रोविंसेस हैं, आपके जो रेस्टिव सूबे हैं, उनमें हम प्रॉक्सी वॉर लॉन्च करें। यानी वो सूबे जहां अमन नहीं है, जहां पे गड़बड़ है, जहां लड़ाई चल रही है। हाँ, एग्जैक्टली जी। हम वहां पर ट्रबल फॉर्मेंट करें, फंडिंग करें, जैसे आप हमारे कश्मीर में कर रहे हैं। हम उसको एस्केलेट करें सिचुएशन को। हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को डराएं कि जब तक आप ये कश्मीर में करना नहीं बंद करोगे, हम आपका बलूचिस्तान और आपका खैबर पख्तूनख्वा को छिनवा लेंगे। तो इस प्रॉक्सी वॉर में ये डर नहीं है कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक का। ये मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। ये तो एक सिंपल एक वो है कि आपने कोवर्ट वॉरफेयर लॉन्च किया है हमारे अगेंस्ट,
हम आपके अगेंस्ट कोवर्ट वॉरफेयर लॉन्च करते हैं, एंड उसमें कोई रिस्क भी नहीं है। जो आप लो रिस्क लेते हो कोवर्ट वॉरफेयर लॉन्च करने में हमारे यहाँ, तो हम भी लो रिस्क ले रहे हैं कोवर्ट वॉरफेयर लॉन्च करने में आपके यहाँ। जैसे आप हमें शॉक देते हो, वैसे हम आपको शॉक दें। सो जो फाइट फायर विद फायर है, अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स लॉन्च करें। अभी सारी अच्छा। दुनिया हमें विक्टिम मान रही है। हम इजराइल के जैसे अगर डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स करते हैं, सो वी विल बी सीन फ्रॉम एन इनोसेंट विक्टिम, हम एक डिस्प्रोपोर्शनेट एग्रेसर बन जाते हैं, जैसे इजराइल की अब दुनिया देखती है, जैसे इजराइल ने गाजा में किया है। तो हमें तो वो करना नहीं है। प्लस गजा के जो हमास हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थी नहीं, ना उनके पास ज्यादा हथियार थे, तो वो बेचारे इजरायलीज को डिफेंड नहीं कर पाए अपने आप को। वी आर फेस्ड विद द मॉडर्न प्रोफेशनल आर्मी इन पाकिस्तान, आर्म्ड विद द न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब आप एयर से, सी से, लैंड से हमारे अगेंस्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हो। तो मेरा आर्टिकल का जिस्ट यही था। मैंने एक और आर्टिकल लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि मिलिट्री स्ट्राइक विल लीड टू न्यूक्लियर वॉर। सो ये चीज जहन में रखें लोग, इंडिया साइड के भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं। एंड ये लो इंटेंसिटी जो वॉरफेयर चल रहा है, इसको चलने दो। प्रोफेसर मोनस साहब, आप क्या कहते हैं जो सुनील ने रैशनल दिया, जो लॉजिक दी? नहीं, मैं तो बिल्कुल आई डोंट एग्री विथ हिम। और अच्छा। उसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि जो एलिगेशंस हैं, काउंटर एलिगेशंस हैं कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, तो पाकिस्तान भी इस तरह की बात कर सकता है हार्ड कोर एविडेंस के साथ कि इंडिया ने जी। पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं किया सिंस 1947। उस पर बहस मैं नहीं पढ़ना चाहता। दूसरी जी। बात यह है कि हमें ये जो रेटरिक है प्रॉक्सी वॉर का और जो बाकी चीजें हैं, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, हमारे इश्यूज जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ साउथ एशिया की, जनूबी एशिया की, जिसमें कि एनवायरनमेंट का, ग्लोबल वार्मिंग का, एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, लुक एट द लेवल ऑफ पॉवर्टी इन साउथ एशिया, पर्टिकुलरली इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हम तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इस तरह की लग्जरियस और इस तरह के मतलब एडवेंचर्स उसमें हम पढ़ें। एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जाहिर है मैंने काफी लंबा अरसा काम किया इन इश्यूज पे, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, डिप्लोमेसी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, नॉन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, नॉन मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, काफी काम किया। मगर असल प्रॉब्लम ये हो रही है कि वाजपेयी के जमाने तक, अटल बिहारी वाजपेयी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त तक एलिमेंट ऑफ सैनिटी जो है वो हमें इंडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें नजर आता था। और वाजपेयी में इतनी करिश थी, वाजपेयी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी और इतने फ्राखदिल थे कि जो भी कारगिल में हुआ, जैसे भी हुआ, जिस तरह से हुआ, तो उसके बाद जो है उन्होंने फिर कोशिश की और मुशर्रफ साहब थे, उनको आगरा में बुलाया। लाहौर डिक्लेरेशन हुआ विच वॉज अ बिग अचीवमेंट। और लाहौर डिक्लेरेशन मतलब न्यूक्लियर टेस्ट के बाद मई 90 तकरीबन यही दिन थे। मई 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए, इंडिया ने किया, फिर पाकिस्तान ने किया, तो ताल्लुकात खराब हो गए थे। फिर वो लाहौर आए, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, लाहौर दिल्ली बस सर्विस। तो बैक टू बैक जो कोशिशें थी इंडिया पाकिस्तान की, डिस्पाइट जितनी भी मतलब तलखियां, जितनी भी एनिमोसिटीज, जो कुछ भी हुआ, इल्जामात एक दूसरे पे लगाए गए, तो मामलात इतने खराब नहीं थे। मैं समझता हूं कि 2025 में, 2025 में जितने ताल्लुकात इंडिया पाकिस्तान के खराब हैं, इतने पहले कभी नहीं थे। और इससे फिर दुनिया को क्या, दे डोंट केयर अबाउट, उनको क्या फर्क पड़ता है कि अगर ये दोनों लड़ते रहें, ये दोनों जो हैं। और अगर ये इंडिया समझता है कि वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो एक मिलिट्री पावर है, 4th मिलिट्री पावर है,
ये है वो है, कि उसका जो है कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मगर प्रॉब्लम ये हो रही है कि उस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ लेवल ऑफ एरोगेंस जो है वो बढ़ गई है। तो अच्छा आप जो है मैं बस 1 मिनट लूंगा। आप जी जो है इस सारे अरसे में पुलवामा से लेके, बालाकोट से लेके, रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 से लेके हर वो चीज की जिससे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो खराब हों, तो इसका तो कोई एंड ही नहीं है। क्या पाकिस्तान जो है इस पोजीशन में नहीं है कि वो रिटेलिएट कर सके? इनको पता है। और ये बिल्कुल मेरे ख्याल में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम का। कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है कि उसमें पाकिस्तान का हाथ है, और उन्होंने जनाब पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दिया और ये कहा कि दुनिया हमारे साथ है। आप एक इंटरनेशनल इंक्वायरी कमीशन बनाएं, यूएन के अंदर बनाएं, जो कि इन्वेस्टिगेट करे कि ये जो पहलगाम का, जो कि बहुत ही आई कंडेम इट, गलत है कि जो टूरिस्ट हैं उनको निशाना बनाना, मगर एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन तो हो जिससे पता चल जाए कि उसमें किसका हाथ है। वो आप करने नहीं देते, और फिर उसके बाद फिर ये सब चीजें। तो मैं बस ये इतना ही कहना चाहता अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि जब तक वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में सैनिटी का एलिमेंट था, तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने तो सैनिटी गायब हो गई? और दूसरा सर, आपने बात की कि इंडिया हमसे ज्यादती करता आ रहा है 47 से, तो अगर हम फेयर माइंडेड होकर सोचें, बगैर किसी प्रेजुडिस के, बगैर किसी बिगेटरी के, तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने बड़े बड़े स्टेप्स क्या लिए इंडिया के खिलाफ, और इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि पर्सपेक्टिव सही हो लोगों का, लोगों तक सही तस्वीर आए कि हम बगैर किसी प्रेजुडिस के, बगैर किसी नेशनलिस्ट बायस के हम बात कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट रिप्रेजेंट एनी गवर्नमेंट। जी हाँ, देखिए मनमोहन सिंह साहब जो है, हाँ, वो वाजपेयी साहब का अपना रोल था। एक स्टेट्समैन के तौर पे आप देख लें, मनमोहन सिंह का भी रोल था कि मुंबई का अटैक होता है नवंबर 2008 में, और उसके बाद मनमोहन सिंह पे बड़ा प्रेशर था कि आप रिटेलिएट करें, मगर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मतलब एक सिंबॉलिक किस्म के मेजर्स लिए। तो मनमोहन सिंह का जो है वो रोल पॉजिटिव था। और मगर ये रोल जो है, मोदी जो रिजीम आई है वहां से वो रोल जो है वो बहुत पोलराइज हो गया, वो बायस्ड हो गया, वो सब्जेक्टिव हो गया, उसमें एलिमेंट ऑफ पैरानोया है, बहुत सारी चीजें हैं। बाकी आपने जो बात की कि 47 से लेके अब तक, देखिए ये तो तारीख है कि किसने पाकिस्तान के जो एसेट्स थे जो कि डिसाइड हो गए थे, फाइनेंशियल एसेट्स, मिलिट्री एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, जब तक कि महात्मा गांधी ने भारत रखने की धमकी दी, पाकिस्तान को उसके पैसे नहीं मिले, और मिलिट्री एसेट्स तो मिले ही नहीं। किसने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की? किसने कहा ईस्ट पाकिस्तान के ढाका के सरेंडर के बाद कि हमने टू नेशन थ्योरी को जो है वो बे ऑफ बंगाल में, मैं उस पर बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा कि इंडिया ने तो मतलब कोई हद ही नहीं छोड़ी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने, जाहिर है कि उसकी उतनी तो पावर नहीं है, उसकी इतनी पोजीशन नहीं है, मगर जाहिर है कि जो अंडर सॉफ्ट वैलीज होती हैं वहां पे आप हिट करते हैं। वहां पे आप तो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा कि उसने नॉर्थ ईस्ट में जो सेवन सिस्टर्स हैं वहां पे जनाब डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, कश्मीर में डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। मैं ये कहता हूं कि हमें इससे आगे निकलना चाहिए, फॉर गॉड सेक, इनफ इज इनफ, कि इससे नुकसान जो है दोनों ममालिक के अवाम का हो रहा है और होता जी रहेगा। और हाँ अगर इंडिया ने, एक मिनट, अगर इंडिया ने ये पॉलिसी इस तरह की जो है हर्टिंग हर्टिंग पाकिस्तान जारी रखी, तो उससे ये होगा कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो सफर करेगी। देखिए, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए पीस विद नेबर्स जो है वो जरूरी होता है। चाइना को आप देख लें, चाइना को आप देख लें, क्या चाइना जी के जी इश्यूज नहीं है इंडिया के साथ? हैं, बहुत है, मगर दोनों की ट्रेड हो रही है। तो इसमें दोनों कंट्रीज को मिल बैठना चाहिए। दोनों कंट्रीज को जो है वो एक संजीदगी दिखानी चाहिए, ताकि ये मामला जो है जो बैक एंड फोर्थ आता रहता है वो दोबारा ना हो। जी।
अच्छा मोना साहब, मैं चाहूंगा जब दोबारा आपकी तरफ में आऊं तो आप इन सवालों का जवाब दें। एक तो सर ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान ने, आपने कहा इल्जाम लगे पाकिस्तान पे, यानी पाकिस्तान ने कोई खास नहीं किया इंडिया के खिलाफ, इंडिया ने ही हमारे खिलाफ एक्शंस लिए, हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, हमने कोई खास एक्शन नहीं लिया। तो सर उसमें सबसे पहले जो लोग पॉइंट आउट करते हैं ना, वो जूनागढ़ की एक्सेशन का करते हैं, इसलिए कि लोग कहते हैं कि जी हिस्ट्री को जब तक नहीं समझेंगे आप फ्यूचर अपना डिस्कस नहीं कर सकते, एक अच्छा फ्यूचर नहीं बना सकते, आपको माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। तो जूनागढ़ की एक्सेशन कबूल करके पाकिस्तान ने एक मैसेज दिया इंडिया को कि हम आपके साथ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गुड रिलेशंस विद यू, वी विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, एज मेनी प्रॉब्लम्स एज वी कैन। अब देखिए ना, जूनागढ़ की ना कंटिगुअस था वो पाकिस्तान से, ना वहां की मेजोरिटी मुसलमान थी, फिर भी हमने उसकी एक्सेशन कबूल की, जिसपे एम्बेसडर शाहिद अमीन ने अपनी किताब में जो लिखा है, आप जानते हैं उनको, कि इट वाज अ टेरिबल मिस्टेक और इट इरोडेड पाकिस्तान केस ऑन कश्मीर। दूसरा मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि पहलगाम वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। तो सर इंडिया में जितने भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं, वुड यू कॉल देम ऑल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस? मसलन वहां पे 93 में मुंबई पे एक हमला हुआ था जिसमें काफी लोग मारे गए थे स्टॉक एक्सचेंज के करीब, और उसके बाद सर इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, कश्मीर की असेंबली पे अटैक हुआ 2001 में, उसके बाद मुंबई अटैक हुआ, फिर और अटैक हुए। तो क्या ये सब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे? जी सुनील जी, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं प्रोफेसर साहब की बातों को? सर मेरा तो ये ओपिनियन है कि इंडिया इज अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी, हम एक जमहूरियत हैं एंड वी आर रॉकस, जिसे कहते हैं, बहुत ही डिफरेंट ओपिनियंस हैं हमारी डेमोक्रेसी में। सॉरी फॉर इंटरप्शन सुनील जी, आपने कहा कि इंडिया इज अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी, प्रोफेसर साहब ने नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के लिए वर्ड यूज किया रजीम। तो रजीम तो प्रोफेसर जानते होंगे, रजीम तो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट को कहते हैं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को कहते हैं। सो यू डोंट थिंक इट इज अ रजीम बट इट इज अ गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट? Of course, it is an elected government. He's been elected to prime ministership 3 times. 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मोदी साहब ने अपना पूरा पॉलिटिकल कैपिटल को के रिस्क में एक्सपेंड करने में उन्होंने नवाज शरीफ को जाके 2015 में अनअनाउंस विजिट टू लाहौर, उसके बाद आपकी आर्मी ने पठानकोट लॉन्च कर दिया हमारे अगेंस्ट। हमने आपकी आईएसआई को अलाउ किया इन्वेस्टिगेशन करने पठानकोट इंसिडेंट। वो इंसिडेंट आपने फिर फॉल्स फ्लैग कर दिया है। मैंने आपको एक प्रोग्राम में पहले भी बोला था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है और जो हमारे लोग हैं, जो इनोसेंट सिविलियंस हैं, एक हमारा कॉम्पैक्ट है, एक एग्रीमेंट है बिटवीन आवर गवर्नमेंट एंड आवर पीपल कि हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे लोगों को, हमारी जनता को नहीं मारती है, मिसिंग नहीं बनाती है। दिस इज अ कॉम्पैक्ट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम बंगाल टू असम। हमारे यहाँ कोई मिसिंग पर्सन्स नहीं है हमारे देश में। तो ये कहना कि फॉल्स फ्लैग हम अपने टूरिस्ट को मारेंगे, हिंदू टूरिस्ट को मारेंगे, एक हिंदू गवर्नमेंट हिंदू टूरिस्ट को मारेगी, ये तो बिल्कुल गलत। दिस इज डाइवर्टिंग अटेंशन। देयर इज नो फॉल्स एलिगेशंस। जो दो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तानी नेशनल हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तैयबा की ऑफशूट है फ्रंट, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है इस अटैक के लिए। इसको आप कैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह सकते हैं? ये आप जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं तो इंडिया में खून खौलता है लोगों का। ये जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है पहलगाम में, सबसे पहले तो आप जूनागढ़ और ये हिस्ट्री सब भूल जाओ। सिचुएशन इज मोर स्टार्क देन आफ्टर पुलवामा। पुलवामा सिचुएशन was more stark, was more dangerous than after 26/11. ये कहना मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया 26/11 के बारे में के बाद, ये गलत बात है। उसने ओवर्ट एक्शन नहीं लिया है,
बट उन्होंने कोवर्ट एक्शन जरूर लिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये इंडिया में भी रिकग्नाइज नहीं होती है बात, और मनमोहन सिंह को गालियां दी जाती हैं इंडिया 26/11 के बारे में। एक्चुअली मनमोहन सिंह इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस एवर बॉर्न, जो उनकी कंट्रीब्यूशन रही है हमारी कंट्री में, वेरी फ्यू इंडियंस हैव मेड दैट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। रही मोदी साहब इज अ राइट विंग हॉकिश लीडर, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट उन्होंने बहुत कोशिश करी है पाकिस्तान से दोस्ती बनाने की। उन्होंने नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मोदी साहब के पर्सनल फ्रेंड हैं। मैंने एक और आर्टिकल लिखा है, द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग नवाज शरीफ। आजकल के माहौल में नवाज शरीफ साहब कहां पर हैं, क्या बोल रहे हैं? उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा है टू डायल डाउन टेंशंस। आपके जो मिनिस्टर्स हैं जो फॉर्मली नवाज शरीफ के साथ थे, इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, वो सब मिलिट्री के टट्टू बन गए हैं। वो जो आपका चीफ जनरल है वो सब आर सिंगिंग हिज ट्यून। अगर आप कहते हो, आप दोनों को मैं इनवाइट करता हूं इंडिया में, आप कह रहे थे आप कलकत्ता से, आपकी फैमिली, आपकी दूसरी फैमिली मुंबई से है, आप दोनों आइए इंडिया में, दोनों आप 6 महीने रहिए, आप मुसलमानों से फ्रीली बात करिए। जो इंडियन मुसलमान है वो या तो इंडिया में रहना चाहता है, या वो गल्फ कंट्री में जाना चाहता है, या वो वेस्टर्न नेशन में जाना चाहता है। एक भी इंडियन मुसलमान का वीजा एप्लीकेशन नहीं है टू मूव टू पाकिस्तान। तो आप जो हमदर्दी दिखाते हो हमारे मुसलमानों के साथ, आप दूर से क्यों हमदर्दी दिखाते हो? आप पास से आके देखो तो सही, उनसे पूछो तो सही। आजकल सारे कश्मीरी हमारे साथ खड़े हुए हैं इस अटैक के बारे में के बाद, सारे के सारे कश्मीरी, फ्रॉम जावेद अख्तर जो मॉडरेट आदमी कहलाता है एंड प्रो मुस्लिम आदमी कहलाता है इंडिया में, उसने अभी स्पीच दी है 2 दिन पहले महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, और उन्होंने कहा है कि ऐसी चोट लगाओ पाकिस्तान को कि वो सबक भूले ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसी चोट मिलिट्री चोट नहीं होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी वही कह रहे हैं, वो बात भी वही कह रहे हैं। चाहे वो ऐसे कोई पैन इंडियन मुस्लिम लीडर नहीं है, बट ही इज वन ऑफ द मुस्लिम लीडर्स इन इंडिया। तो अभी आप अगर ये जो पहलगाम को आप कहते हो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तो ये इंडिया में इसका जो जोश है टू अटैक अगेंस्ट इट और बढ़ जाता है। जो हमारे जैसे पीस एक्टिविस्ट हैं, जो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं दोनों देशों के बीच में, आप ऐसे क्लेम्स करके हमारे आर्म्स को वीकन करते हो, हमारे हाथों को, बाजुओं को वीकन करते हो, कमजोर करते हो आप। तो आप ये ऐसी बातें ना करें, या ये जो आप लोग स्ट्राइक करते हैं, हमेशा कहते हैं इंटरनेशनलाइज मीडिएशन करो, वो तो नंबर 1 आपका, यू वांट टू इंटरनेशनलाइज द कश्मीर डिस्प्यूट, विच द सिमला एग्रीमेंट ने कहा है कि इट इज अ बायलैटरल इशू टू बी सॉल्व बिटवीन द 2 parties. By doing these attacks, the Pakistani military wants to internationalize the Kashmir issue. India does not want to internationalize the Kashmir issue. दूसरा, आप चाहते हो, आप तो डूबे हो सनम, हमें भी लेके डूबोगे। हमारी तो इकोनॉमी थ्राइव कर रही है। We are the world's number 3 economic power by purchasing power parity. 2-3 साल में हम वर्ल्ड के नंबर 3 इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे बाय रियल एक्सचेंज टर्म्स। हमारी मिलिट्री नंबर 2 लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड है। हम पाकिस्तान को इग्नोर करते हैं। मोदी साहब अब इग्नोर करते हैं पाकिस्तान को। मोदी साहब कुछ चाहते नहीं है पाकिस्तान से कुछ लेना कुछ देना, ना वो कुछ कोवर्ट स्ट्राइक्स चाहते हैं, ना वो चाहते हैं कि कोवर्ट स्ट्राइक्स पाकिस्तान से आए हमारे यहाँ। वो तो जब ऐसी इंसिडेंट होती है पहलगाम के बारे में, जब पूरा देश इज बेइंग फॉर ब्लड, then he is a popular leader, he has to take some action.
और मैंने तो सिर्फ यही कहा है कि आप कोवर्ट एक्शन लो, आप ओवर्ट एक्शन मत लो। 2 बार इन्होंने ओवर्ट एक्शन लिया था 2016 में, सर्जिकल स्ट्राइक्स आफ्टर उरी, एंड देन बालाकोट आफ्टर पुलवामा इन 2019। उससे कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं। अब फायदा यही होगा जब पाकिस्तान को पेन इतना लगेगा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सेपरेट होने वाले हैं, तब आपकी जो पाकिस्तान मिलिट्री के जर्नल हैं उनको कुछ समझ आएगी कि यार ये हम गलत काम कर रहे हैं कश्मीर को सेपरेट करने को इंडिया से। कश्मीर पाकिस्तान की जगलर वेन नहीं है, आप नहीं समझते हो। कश्मीर इंडिया की जगलर वेन है। कश्मीर इज एट द हेड ऑफ इंडिया। जब मैं बच्चा होता था, स्कूल में पढ़ता था या कॉलेज में पढ़ता था, मेरे फादर सीनियर मिलिट्री ऑफिसर थे इंडिया में, तो मैंने उनसे कहा कि हम कश्मीर क्यों नहीं दे देते हैं पाकिस्तान को। तो उन्होंने कहा, डू यू वांट द रशियंस इन अंबाला? अंबाला हमारा टाउन है नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में। तो कश्मीर इज द हेड ऑफ इंडिया। एक बारी कश्मीर हम दे देते हैं या कश्मीर लूज कर देते हैं, हमारी सारी कंट्री अनरेवल हो जाएगी। वी कैनॉट, कश्मीर इज द सिंबल ऑफ द सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया, कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ रह सकते हैं। एक बारी कश्मीर चले जाएगा हमारे हाथ से, तो जो प्लेन्स के मुसलमान हैं उनका कोई केस ही नहीं बनेगा इंडिया में रहने का। ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज पाकिस्तान भूल जाता है। एंड रही पाकिस्तान ने क्या किया, क्या नहीं किया पाकिस्तान ने हमारे अगेंस्ट। 1947 में आपने रेडर्स को भेजा, अपनी आर्मी को भेजा, आपने खुदा भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी जिन्ना साहब ने कश्मीर में। 65 में आपने 2 वॉर लॉन्च किए, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, वो आपके हक में नहीं गए। 1971 में आपने क्या जेनोसाइड किया है बांग्लादेश में, टू किल शॉर्ट डार्क Bengalis and not to give them power because they had won the election. 1 करोड़ बंगालीज, मुसलमान और हिंदू इंडिया में आ गए। Then we had to intervene. जब वाजपेयी साहब लाहौर डिक्लेरेशन में और आपके वो जो है आपका जो मॉन्यूमेंट है लाहौर मीनार पाकिस्तान में सलाम कर रहे थे, तो आपके मुशर्रफ साहब हमारे कारगिल में अटैक कर रहे थे, तब भी हमने फॉरगिव किया। हमने 26/11 फॉरगिव किया। हमने क्या क्या चीजें नहीं। 26/11 में आपने हमारे नंबर 1 सिटी को इस पहलगाम अटैक में आपने वैसे ही मारा जैसे आपने 26/11 लोगों को मारा था। आपने हमारे आदमियों को नंगा किया है इस टाइम पे। उस टाइम पे भी आपने हमारे आदमियों को नंगा किया था और मारा था। नंगा किया का क्या मतलब? नंगा किया है टू सी द प्राइवेट पार्ट्स, कि खतना हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, एग्जैक्टली। एंड सुब्रमण्यम स्वामी जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन हैं, उनका मैंने अभी इंटरव्यू देखा है इंडिया में। वो मोदी साहब के बहुत अगेंस्ट बोलते हैं। ही इज वन ऑफ द फ्यू पॉलिटिशियंस इन द बीजेपी आरएसएस जो मोदी साहब के बहुत वायलेंटली अगेंस्ट हैं। उन्होंने मोदी साहब को 10 दिन दिए और 9 दिन दिए और अब अटैक करने को पाकिस्तान को, और वो कहते हैं तोड़ो पाकिस्तान को। एंड दिस सेंटिमेंट इज वाइड स्प्रेड इन इंडिया टुडे। तो इस सेंटिमेंट को कैसे कर्व कर रहे हैं? कोई कहता है नेवल वॉरशिप उड़ा दो। नेवल वॉरशिप उड़ाएंगे तो आप हमारी नेवल वॉरशिप उड़ाओगे। एक ट्विन पीक्स इंसिडेंट था इन 2001, पार्लियामेंट अटैक हुआ। उसके बाद मई 2002 में कालूचक इन जम्मू सोल्जर्स की फैमिली को मारा गया। उसे ट्विन पीक्स इंसिडेंट कहते हैं, ट्विन पीक्स क्राइसिस। बोथ टाइम्स पाकिस्तान लॉन्च्ड इट्स प्लेन्स विद न्यूक्लियर मिसाइल्स against India, and India also had launched its planes with nuclear missiles against Pakistan. They were 20 minutes away from creating nuclear havoc. सबकॉन्टिनेंट में 20 मिनट की दूरी थी बस न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी होने में। वो तो अमेरिकन ने इंटरवीन किया, फिर रोका दोनों पार्टीज को, दोनों टाइम पे।
तो ये जो हुआ है पहलगाम, दिस इज एज सीरियस एन अटैक एज ऑन पार्लियामेंट and more serious than the attack on soldiers' wives, children, soldiers' families. आपकी मिलिट्री should realize कि जो आपने स्टांस अडॉप्ट किया हुआ है कश्मीर में, और आपकी मिलिट्री ने रियलाइज किया है पहले. मुशर्रफ 4-point formula is there. बाजवा's 20-year cold storage formula is there. जो आपके अभी जो जनरल कमांड कर रहे हैं आपकी कंट्री को, वो बहुत सख्त जनरल है. सख्ती से पेशी नहीं आएगी, सख्ती से सोल्यूशन नहीं निकलेगा. जी प्रोफेसर साहब, मैंने भी कुछ आपसे क्वेश्चंस किए थे और अभी कुछ पॉइंट्स सुनील ने भी उठाए हैं, तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम? अब आप मुझे भी 10 मिनट दें कम से कम. जी प्लीज, जी प्लीज. देखिए, पहली बात तो ये है कि जूनागढ़ और ये वो जो होना था वो तो हो चुका. मैं किसी चीज को, गलत चीज को कंडोन नहीं करूंगा. मैं किसी सच सही बात को मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगा. जो गलत है गलत है, जो सही है सही है. दूसरी बात, तो सर जूनागढ़ की एक्सेशन गलत थी. जूनागढ़ की एक्सेशन जो है, देखिए प्रिंसली स्टेट्स का मामला ये एक अलग बहस है कि इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी, तो ये उन पे छोड़ दिया था कि आप इंडिया के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं. ये हैदराबाद में भी हुआ, ये कश्मीर में भी हुआ, जूनागढ़ में भी हुआ, खल्लात में भी हुआ, भालपुर में भी हुआ, पता नहीं कहाँ कहाँ हुआ. तो गलत और सही तो खैर वो तो तारीख जो है उस पर बड़ी वाज़ेह है. मैं ये तो सर बिफोर वी प्रोसीड, सर आप एम्बेसडर शाहिद अमीन से एग्री करते हैं या नहीं करते जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान मेड अ टेरिबल मिस्टेक बाय एक्सेप्टिंग जूनागढ़'s एक्सेशन बिकॉज इट इरोडेड पाकिस्तान's केस ऑन कश्मीर? यस और नो में आप जवाब दे दीजिए, देन यू कैन प्रोसीड. नहीं, यस और नो मैं तो मेरे ख्याल में इत्तेफाक करूंगा उनसे, क्योंकि उस पर भी इत्तेफाक करूंगा कि जो हैदराबाद वाला था सिलसिला, कि ये रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्तान वाज ऑफर्ड कि आप कश्मीर ले लें, हैदराबाद हमें दे दें. दक्कन की बात कर रहा हूँ. वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो बस जो थी वो निकल गई. तो जो चीजें हुई हैं वो हुई हैं, मैं इस पे बहस नहीं करना चाहता. मगर बात यह है कि पुलवामा पे मैं ये कहूंगा कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि इसकी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है. मैं इल्जाम दे सकता हूँ, वो इल्जाम दे सकते हैं कि आपने किया, उन्होंने किया, इन्होंने किया. देखिए, ये एक समझदारी नहीं होती, ये स्टेट्समैनशिप नहीं होती. इसका तरीका ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, पता चल जाएगा. तीसरी बात यह है कि जो हमारे दरमियान ताल्लुकात अच्छे भी रहे, बुरे भी रहे. मुझे तो याद है कि जब कराची में इंडिया का कॉन्सुलेट होता था, मुंबई में पाकिस्तान का कॉन्सुलेट होता था, कोई इशू नहीं था. ये 80s की बात है, कुछ 90s की बात है, आना जाना होता था. मगर कम से कम उसकी सजा जो है वो दोनों ममालिक के अवाम को तो ना दें. दोनों ममालिक के अब इल्जाम लगाते हैं जनाब के ये पाकिस्तान की फौज ये काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है. यही इल्जाम वहां पे लगता है. मैं नहीं कहना चाहता, मैं कमेंट नहीं करूंगा कि इंडिया डेमोक्रेसी है या इंडिया सेकुलर स्टेट है. आई विल नॉट कमेंट. ये दुनिया को पता है कि इंडिया कितनी डेमोक्रेसी है, इंडिया कितना सेकुलर स्टेट है, और किस तरीके से वहां पे माइनॉरिटीज के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से उनको डिप्राइव किया गया उनके राइट्स से. तो मैं भी इल्जाम लगा सकता हूँ, पाकिस्तान के भी लोग इल्जाम लगा सकते हैं. ये हल नहीं है. शकील साहब, मैं आपसे दरखास्त ही करूंगा कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, कि ये हालात जो इतने खराब हो गए हैं कि इसमें हर चीज बंद हो गई है. फैमिलीज जो हैं, दोनों की डिवाइडेड फैमिलीज जो हैं, कश्मीर में भी और इधर भी, वो सफर कर रही हैं. ट्रेड नहीं हो रही, एयर स्पेस, एयर रोल और रेल लिंक्स जो हैं वो बंद हैं. तो कोई उसका रोड मैप हो, कोई इसकी चीज हो कि अपनी गलतियां माने और आगे बढ़ें. जी सर, लेट मी गेट वन थिंग क्लियर. तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया इज नाइदर सेकुलर नॉर अ डेमोक्रेसी? इंडिया सेकुलर तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने साबित कर दिया. मोदी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की. मतलब सर 2014 से पहले सेकुलर था, अब नहीं है. आर यू सेइंग दिस? मेरे ख्याल में ये मनमोहन सिंह के जमाने तक था, और इवन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और वहां पे हिंदू मुस्लिम राइट्स होते थे, उस पे मैं नहीं जा रहा.
मगर मैं ये कह रहा हूं कि देयर हैज बीन अ क्वेश्चन मार्क एज फार एज सेकुलरिज्म इन इंडिया इज कंसर्न। और उसमें जाहिर है कि जिस तरीके से वहां पे जो सिख माइनॉरिटी है, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, उनके खिलाफ जो होता है वो सबको पता है, पीपल नो अबाउट इट। सॉरी फॉर मैं नहीं इंटरप्शन बहस वंस कर रहा। अगेन सर एक मिनट। तो सर आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ट्रीट्स इट्स माइनॉरिटीज मच बेटर देन, आर यू सजेस्टिंग देखिए दैट? अब आप जो है अगर आप कंपेयर करें, हमारे यहाँ भी फॉल्ट्स हैं, जाहिर है, वी हैव आल्सो बीन नॉट which फेयर एंड country, जस्ट। sir, which country is better in treating its minorities? Which country is better? आई थिंक पाकिस्तान इज बेटर, क्योंकि Okay. यहाँ पे उस तरह के परसिक्यूशन, उस तरह के राइट्स, उस तरह की किलिंग्स जो है वो नहीं होती। और मैं आपको एक बात यही बता दूं कि पाकिस्तान से जो फैमिलीज, हिंदू फैमिलीज सिंध से गई थी, इंडिया गई थी, वो रिग्रेट करती हैं कि वो क्यों गई। ये अलग बहस है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आगे बढ़ने का फॉर्मूला दें, उस पर बात करें कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे इस चीज को, जैसे सुनील साहब ने कहा है कि वो पीस एक्टिविस्ट रहे हैं, हमारा भी रोल रहा है इसमें, तो हम लोग तो मुश्किल में आ गए हैं। जो हॉकिश एलिमेंट होता है, कॉन्फ्लिक्ट इज देयर ब्रेड एंड बटर, उनके लिए तो बड़ा अच्छा है, दोनों की मिलिट्रीज के लिए बड़ा अच्छा है। जो हॉकिश एलिमेंट्स है उनके लिए बड़ा अच्छा है कि ये जो झगड़े हैं ये चलते रहें और हमारा काम भी चलता रहे। इनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, उसको ऐसे न्यूट्रलाइज किया जाए कि किसी तरीके से दोनों के दरमियान डायलॉग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो। एलिगेशंस लगाते रहेंगे, इल्जामात देते रहेंगे, हम भी कह सकते हैं कि जाफर एक्सप्रेस का जो है वो किसने किया, बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, केपीके में, और किसके ताल्लुकात हैं वहां पे टीटीपी के साथ, अफगानिस्तान के जरिए क्या हो रहा है। ये देखें, ये चीजें तो एक पेंडोरस बॉक्स है, ये कभी ये खुलता रहेगा। अब जरूरत इस बात की है कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो कम से कम 80s के लेवल पे तो आ जाएं, 90s के, मिड 90s के लेवल पे तो आ जाएं, क्योंकि इससे गलतियां जाहिर है पाकिस्तान ने भी की है, इंडिया ने भी की है। मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों के दोनों जो है वो बिल्कुल इनको अब एब्जॉल्व कर दें, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि इसका रोड मैप क्या हो। मगर जो 2019 में हुआ अटैक, वो रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, और जिस तरीके से जो है वो जम्मू और कश्मीर को एब्जॉर्ब किया इंडियन यूनियन ने, मेरे ख्याल में उसके बाद से हालात जो है वो ज्यादा खराब हुए उसके बाद से। और पाकिस्तान की भी ये खुशफहमी कि कश्मीरी जो है वो हमारे साथ हैं, अगर, और इंडिया की भी ये खुशफहमी कि कश्मीर में पीस हो गया है। G20 की टूरिज्म कॉन्फ्रेंस जो है वो श्रीनगर में होती है कुछ सालों पहले, और ये कहा जाता है कि कश्मीर में जो है वो 2024 में 1.5 करोड़ टूरिस्ट आए। भाई अगर 1.5 करोड़ टूरिस्ट आए, कश्मीर पीसफुल था, तो वहां पे ये वाकया कैसे हो गया पुलवामा का? वहां के तो उन्होंने खुद कहा है, जो टूरिस्ट थे, कि हमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई, कोई 1 घंटे के बाद हमें इमदाद पहुंची, मगर FIR जो है वो 10 मिनट के बाद लॉन्च हो गई। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, चाहे हमारे भारत के दोस्त जो हैं वो खुश हो या नाराज हो, जो भी हो। अच्छा मुनस साहब, हम माइनॉरिटीज का इशू को ब्रीफली अगर हम डिस्कस कर सकें, आपके ख्याल में पाकिस्तान के जो अहमदी हैं वो आपकी इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज जो हैं दे आर ट्रीटेड मच बेटर देन हाउ इंडिया ट्रीट्स इट्स माइनॉरिटीज? देखिए, जो हमारे यहाँ अहमदियों के साथ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कि उनको जो है वो लिंच किया जाए। ये कोई तरीका नहीं है कि जो क्रिश्चियंस हैं उनके जो चर्चेस हैं, ये यहाँ पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो एलिमेंट जिसको के रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस एलिमेंट, जिसको के बास की सपोर्ट भी हासिल रही है, जो रोग एलिमेंट्स हैं वो सपोर्ट करते हैं। जब तक के पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है कि आप माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको करें आप। ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें, और जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ इस तरह की हरकतें उनको आप पनिश करें, क्योंकि इससे ये होगा कि क्रेडिबिलिटी जो है स्टेट की वो रिस्टोर होगी। और ये नहीं कहा जाएगा कि रियासत जो है वो इसमें मुलव्वस है। और रियासत मतलब पूरी मुलव्वस नहीं होती है, रियासत के अंदर कोई रोग एलिमेंट्स होते हैं, रोग एलिमेंट्स जो कि ये कोशिश करते हैं कि इस तरह के वाकयात किए जाएं।
इस तरह की मतलब चीजें की जाएं जिससे पाकिस्तानी बदनाम होता है, जिससे मुल्क भी बदनाम होता है। तो ये चीज जो है ये इट्स हाई टाइम कि कोई भी माइनॉरिटी हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो हिंदू हो, पारसी हो, अहमदी हो, जो भी हो, उनको आप प्रोटेक्ट करें। क्यों नहीं करते? वरना हमें अच्छा उनमें क्या फर्क रह गया? अच्छा, इसमें मोनिस साहब एक तो बात ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो जी प्रेसिडेंट या जी प्राइम जी मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो ये जो है एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है और साथ ही जो है वो ये कहता है कि यू हैव टू बी अ मुस्लिम इन ऑर्डर टू बिकम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। व्हाट काइंड ऑफ इक्वालिटी इज दैट? नहीं, डज नहीं, एनी बिल्कुल अदर सही। कंट्री डज एनी अदर कंट्री हैव सच नहीं इक्वालिटी? और दूसरी साथ बात ये है, टीएलपी जो है आप मानेंगे कि वो एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। उन्होंने मुहासरा किया था इस्लामाबाद का, एक एहतजाज जी किया बिल्कुल और बिल्कुल। हमारे एक मिलिट्री ऑफिसर उनको पैसे देने पहुंच गए थे। पैसे देके पैसे देने। व्हाट डू यू से यही अबाउट दिस बिहेवियर? यही यही तो देखिए, दो बातें आपने कही हैं। जी। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। मैं मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि इसको चेंज किया जाए। हम्म, पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी होता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी हो। तो वो चीज के सिर्फ हेड ऑफ स्टेट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम हो सकते हैं, मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। मेरे ख्याल में इसको रिविजिट करना चाहिए। तो सर तो फिर तो ये अवाम का इख्तियार होता है, ये पार्लियामेंट का इख्तियार होता है कि वो किसको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करे, किसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करे। उसमें ये तफरीक रखना कि वो सिर्फ, अब दूसरी बात ये है कि अगर वो मुसलमान है तो वो मुसलमान कौन सा मुसलमान है? क्या वो शिया है, क्या वो सुन्नी है, क्या वो वहाबी है, क्या वो देवबंदी है, क्या वो बरेलवी है? तो ये तो एक मतलब अच्छा। फिर आपने आपने दूसरी बात क्या कही थी? सर मैं जानना एक और चाह रहा भी हूँ फिर आपने टू बात नेशन, की। जी फिर टू नेशन थ्योरी का क्या बनेगा? वो तो हम कहते हैं जी हिंदू अलहदा है, देखिए मुसलमान अलहदा है। नहीं नहीं, देखिए मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस हम्म, प्रोग्राम में आगे बढ़ना चाहिए। अब हम टू नेशन थ्योरी, थ्री नेशन थ्योरी, फोर नेशन थ्योरी की बात करेंगे तो इससे जो है मसला हल नहीं होगा। हमें ये लेकिन कोशिश सर करनी चाहिए कि ये जो माहौल है, आजकल जो जी, माहौल है इंडिया पाकिस्तान का, उसको हम कैसे बेहतर बनाएं, बजाय उसमें मजीद चिंगारी डालने के, बजाय उसको ले, मजीद खराब करने के। लेकिन सर हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो तो टू नेशन थ्योरी की तारीफों से भरी पड़ी हैं। एनी हाउ, सुनील जी आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं प्रोफेसर साहब ने जो बातें की? सर पैसे पहले तो आपने कहा सिख सिख जो हैं, क्रिश्चियन जो हैं, वो ऑपरेस्ट है इंडिया में। सिख जो माइनॉरिटी है इंडिया की, इट इज द मोस्ट प्रॉस्परस माइनॉरिटी पीपल इन इंडिया। हमारे 10 साल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं सरदार जी। क्रिश्चियंस आर प्रॉस्परिंग इन इंडिया। हमारे सर्विस चीफ्स रह चुके हैं क्रिश्चियन एंड सिख। हमारे आजकल का जो एयर चीफ है ही सिख। हमारे 3 प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं मुस्लिम। उनमें से अगर हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती तो डॉक्टर अब्दुल कलाम is the most popular politician in the history of India after Jawaharlal Nehru. Abdul Kalam would have easily won hands down in a presidential election if he had the presidential form of government. अच्छा सुनील जी, इवन मोदी जी के दौर में आईबी का जो हेड था आपका एक मुसलमान था, आसिफ नाम है शायद उनका। Yes, yes. Even the key positions in our country are given to minorities. Hinduism जो रिलीजन है, मैं कोई ज्यादा प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं हूं, बट मैं आपको बता दूं हिंदुइज्म इज अ पीस लविंग religion that is very accommodating and accepting of all points of view. हमारे रिलीजन में, हमारे में जो आप कहते हो बुत प्रस्ती होती है, वो भी होती है। हम उसे बुत प्रस्ती नहीं कहते हैं, हम उसे डेटी वर्शिप कहते हैं। बट हमारे रिलीजन में ये भी है कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस गॉड जिसमें आप बिलीव करते हो। सो वी आर फ्रैंकली, आप लोग हमारे से ही आए हो, बात तो ये सच, ये बात ये है, राइट? एंड जैसे भी आए हो, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिस्कशन, दैट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस डिस्कशन।
मेन पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन एज फार एज मुझे बताया गया है कि भाई जो चिंगारी लगी है पहलगाम में, जी, दोनों देशों में आग लगा रही है। अब इस चिंगारी को कैसे कंट्रोल किया जाए? सो माय थ्योरी इज कि डू कोवर्ट एक्शन इन पाकिस्तान to the point it hurts the Pakistani military, then Pakistani military realizes कि भाई इंडिया में भी हम कोवर्ट एक्शन नहीं करेंगे, हम बाजवा का डॉक्ट्राइन फॉलो करेंगे, हम मुशर्रफ का डॉक्ट्राइन फॉलो करेंगे, हम आसिम मुनीर का डॉक्ट्राइन नहीं फॉलो करेंगे। यू सी, आप कहते हो आपकी जगलर वेन है, हम कहते हैं कश्मीर हमारी जगलर वेन है। ये ऐसे कहने से कुछ बात बनती नहीं है। जब जो सिक्योरिटी की बात हुई है, 2.5 करोड़, ये बोले नहीं गए हैं, 2.5 करोड़ टूरिस्ट आए हैं कश्मीर में 2024, 2.1 करोड़ टूरिस्ट आए हैं 2023 में। मैं फ्रांस में रह चुका हूं, फ्रांस में हर साल 6 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। वो सारे नॉर्दर्न कंट्री से आते हैं, स्कैंडिनेविया से, जर्मनी से, वो साइड से जाकर पेरिस और लियोन को स्कर्ट करके, उनको छूते नहीं है उन शहरों को, और साउथ ऑफ फ्रांस चले जाते हैं टू द बीचेस, टू द सन एंड सैंड। 2.5 करोड़ जब टूरिस्ट आएंगे एक इलाके में, स्मॉल एरिया लाइक द वैली, जिसकी पॉपुलेशन ही आई डोंट नो हाउ मच इट इज, बट इट इज स्मॉलर देन द टूरिस्ट पॉपुलेशन, which is what happens in France also. The tourist population is higher than the native population. कश्मीर की पॉपुलेशन शायद 7 मिलियन है। 7 million है, right? 7 million means 0.7 crores, right? And 2.5 करोड़ आपके टूरिस्ट आ रहे हैं। आप कैसे 2.5 करोड़ टूरिस्ट को सिक्योरिटी दोगे? हर टूरिस्ट के साथ आप एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दोगे? माना ये सिक्योरिटी फेलियर है, माना कि थोड़े एलिमेंट्स हैं कश्मीर में अभी भी जो इंडिया के अगेंस्ट हैं, जो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट को, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, कश्मीरी जो हैं आज की दुनिया में, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, वो और कुछ भी चाहें। पाकिस्तान की जो हालात हैं दुनिया से छिपी नहीं हुई हैं, पाकिस्तान की हालात हैं। Nobody wants, in their sane mind, nobody wants to join Pakistan. Nobody wants to go and live in Pakistan. कोई इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान में जाके रहना नहीं चाहता है, बसना नहीं चाहता है। 50s और 60s में बतेरे इंडियन मुस्लिम्स गए पाकिस्तान में बसने के लिए, अब कोई नहीं चाहता है। उस टाइम आपकी कंट्री हमारी कंट्री से बेटर कर रही थी। अब हमारी कंट्री, साजिद तरार हैं जो यूट्यूब में आते हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया 100 years अहेड हो गई है पाकिस्तान से। सी, मोदी साहब की पॉलिसी इज वेरी सिंपल, ही डज नॉट वांट एनी फाइट विद पाकिस्तान, ही जस्ट वांट्स टू इग्नोर पाकिस्तान। वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए कोई है ही नहीं है, ये जो देश है हमारा साथी देश है, हमसाया कह लो, इससे जो कुछ भी कहना आपको कह लो, ये हमारे लिए एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इट इज लाइक अ प्रोडिगल सन जो होता है, जो कभी ठीक होता ही नहीं है। तो हम पाकिस्तान को ऐसे कंसिडर करते हैं इंडिया में कि वी वांट टू बी लाइक अमेरिका। आप इंडिया में आओ, रह के देखो, इंडियंस जस्ट वांट टू बी लाइक अमेरिका। इंडियंस जस्ट एडमायर वन कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज अमेरिका। हम पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं करते हैं अपने टॉक्स में। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनके ड्रामा कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे हैं, उनके टीवी ड्रामा, उनकी पिक्चर, PSL कैसा चल रहा है। हमारा IPL चल रहा है आजकल, बड़ी मस्ती में चल रहा है। वो तो IPL चल रहा है, थोड़ा लोगों की अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो गई है, नहीं तो पुलवामा के बाद IPL नहीं चल रहा था। बट आप हमारा IPL को देखो, where is PSL? Nothing compared. आपके सारे प्लेयर्स कहते हैं कि we want to play in IPL. कमर चीमा तक कहते हैं, जो आपके YouTube के ब्रॉडकास्टर हैं, कि हमारे प्लेयर्स को IPL में क्यों नहीं खेलने देते। भाई एक हाथ से आप कहते हो IPL में खेलने दो, दूसरे हाथ से आप छुरी डालते हो हमारे पीछे, कंजर डालते हो हमारे अंदर। क्यों करना चाहते हो आप ऐसा?
आप हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन को जैसी भी है वो आपके पास तो नहीं आ रही ना कंप्लेन करने, आप तो उनको छोड़ के चले गए थे। मौलाना आजाद जो इतने एरुडाइट आदमी थे, उनसे पूछा गया कि मुस्लिम्स इन इंडिया का क्या होगा। He said either they will be killed or they will be converted. हिंदुइज्म कन्वर्ट नहीं करता है अनलाइक इस्लाम। वो 3.5 करोड़ जो मुसलमान थे इंडिया में 1947 में, आज उनकी पॉपुलेशन 20 से 25 करोड़ हो गई है। अगर वो माइनॉरिटी इतनी ऑप्रेस हो रही होती, अगर उसकी इतनी परसिक्यूशन हो रही होती, तो उसकी ग्रोथ रेट इज मच हायर देन द एवरेज इंडियन ग्रोथ रेट। The growth rate of a Muslim family is 3.1 children. The growth rate of an Indian Hindu family is 2.1 children. माना we have many ways to go. मैं मना नहीं करता हूं, बट मैं कहता हूं आप लोग या तो हमारे पास वापस आ जाओ या आप हमारे से दूर हो जाओ बिल्कुल। आप ये जो बीच में लटके हो, हमेशा पिन प्रिक करते रहते हो, हमको क्रिटिसाइज करते रहते हो, हमारा नाम बदनाम करते रहते हो, हमको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट नहीं लेने देते हो। आपको क्या प्रॉब्लम है? Why are you creating problems for us? We are not creating problems for you. If you create problems for us, then we will create problems for you. तो हम आगे बढ़ गए हैं। From the time of Manmohan Singh, India has forgotten about Pakistan. मनमोहन सिंह ने 10 साल में 10% एग्रीगेट ग्रोथ रेट दी है, हमारी एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 10%। आवर इकोनॉमी इज बूमिंग इन एवरी वे। मेरे इलाके में हर रोज मुझे नई मर्सिडीज, नई BMW दिखाई देती है। एंड हमारे गरीबों को भी आप देखो, जो कपड़े हमारे गरीब लोग पहन रहे हैं आजकल, वो आप बिलीव नहीं करते हो पहले लोग पहन सकते थे ऐसे कपड़े। चाइना से सारे स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, सस्ते जूते आ रहे हैं, सस्ते कपड़े आ रहे हैं। हमारी ट्रेड इज बूमिंग विद चाइना। और सुनील जी, जहां तक मेरी मालूमात है, आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं हैं। मैं बिल्कुल बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं। एवरी इंडियन टुडे, मैं कहता हूं हर एक इंडियन, गरीब से गरीब, स्लम में रहने वाला, उसके हाथ में स्मार्टफोन है। वो मोटरसाइकिल चला रहा है, स्मार्टफोन देके चला रहा है। वो साइकिल चला रहा है, स्मार्टफोन देके चला रहा है। You see, there is percolation of wealth has gone down, and the government has done a lot of social schemes to uplift the poor people as well. World Bank कह रहा है कि 300 million people have been lifted out of poverty in India. तो ये सब मुझे पता है मोदी साहब आप लोगों को क्यों नहीं पसंद है, ठीक है, मुझे भी इतना पसंद नहीं है, पर जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, जो वो लाहौर आए थे 2015 में, जो उन्होंने नवाज शरीफ के साथ दोस्ती करी है, why does not Nawaz Sharif take center stage? He is the de facto civilian ruler of Pakistan. The de facto ruler of Pakistan is Asim Munir. Number 2 ruler is Nawaz Sharif. Why doesn't Nawaz Sharif take center stage and say something against Asim Munir कि जो तुमने स्पीच दी है ओवरसीज पाकिस्तानीज को, वो कैसी रेबल राउजिंग स्पीच दी आपने। आपने ना हिंदुओं को छोड़ा उसमें, आपने वेस्टर्न क्रिश्चियंस को नहीं छोड़ा। आपने कह दिया आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपका जो कल्चर है, इट इज सुपीरियर टू दैट इन द वेस्ट, मतलब वेस्टर्न क्रिश्चियन कल्चर। इफ इट इज सुपीरियर टू दैट इन द वेस्ट, तो आपके लोग क्यों भागे जा रहे हैं वेस्ट में? अगर हमारे और आपके ताल्लुकात इतने अलग हैं, हिंदू और मुस्लिम में कोई वो नहीं है, जो जिन्ना साहब ने यही बात कही थी, उनकी एक स्पीच है, एंड मुनीर साहब ने उस स्पीच को कंडेंस करके वही चीज बोल दी है, राइट? अगर हमारे ताल्लुकात कुछ नहीं है, तो हमारी भाषा कैसे साथ है, हमारा खाना पीना, आप हमारी जो शादी की रस्में हैं आप क्यों फॉलो करते हैं? आप जो मियां मिठू जो हजारों हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करते हैं इस्लाम में, तो अगर वो इतने गंदे रिलीजन से आई हैं,
इतने गंदे कल्चर हिंदू कल्चर से आई हैं और उनको आपने कलमा पढ़ा दिया, आप उनको कलमा पढ़ा के उनका फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन करके आपने उनको मुसलमान तो बना दिया, तो वो ओवरनाइट कैसे शुद्ध हो गई? हाउ कम दे बिकेम पाक? एकदम से पाक कैसे बन गई? और वो आपकी सोसाइटी में इंटीग्रेट कैसे हो गई? खाना पीना, सारे खाना पीना, रिश्तेदारी, सब कुछ, थिंकिंग, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस हमारा बिल्कुल सिमिलर है। मैं तो यूएस में 28 इयर्स रह के आया हूं। जो पाकिस्तान में ग्रो अप आदमी है, जो पाकिस्तान में ग्रो अप हुआ है, मेरे बहुत दोस्त हैं यूएस में पाकिस्तानी, वो जो एक्सेंट में बोलते हैं वो बिल्कुल हिंदुस्तानी एक्सेंट है। हमारे किसी हिंदुस्तानी का किसी पाकिस्तानी के साथ वार्तालाप नहीं हुई है, बट हाउ कम आवर एक्सेंट इज द सेम? एक्सेंट इज अ बिग इशू इन अमेरिका। आप किस एक्सेंट से बोलते हो? तो जब हम तो ये चाहते हैं कि आप भी पनपे, हम भी पनपे, बट ये इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दिस शुड स्टॉप, पहलगाम शुड स्टॉप एंड फॉल्स फ्लैग। राइट नाउ द मूड इन इंडिया इज हाउ टू मेक इट स्टॉप, एंड विच इज द लेसर ऑफ टू इवल्स, कोवर्ट एक्शन और ओवर्ट एक्शन? तो मैं कोवर्ट एक्शन में बिलीव करता हूं, बिकॉज थर्ड ऑप्शन कोई ऑप्शन रहा नहीं है गवर्नमेंट के पास। Government is a popularly elected government. Government is accountable to the people. There is mass outrage, right? कैसे इन्होंने आदमियों को अपनी बीवी और बच्चों के सामने नंगा किया, फिर उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से सर पे मारा है और बीवियों को छोड़ दिया है। बीवियों ने कहा है कि हमको भी मारो। इसको आप फॉल्स फ्लैग जब कहते हैं तो आप हमारे मेरे जैसे पीस एक्टिविस्ट जो भी हैं उनको भी गुस्सा आता है, उनको भी बड़ा गुस्सा आता है। दैट इज द ऑनेस्ट रियलिटी। जी मुनस साहब, हम कंक्लूड करते हैं जी इसको। एक तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या जितने भी इस तरह के टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं इंडिया में, कश्मीर में, वो क्या सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे या कुछ ऐसे भी थे जो बाहर से आके लोगों ने किए या मिलिटेंट्स ने किए या टेररिस्ट ने किए? नहीं, सब तो नहीं थे। जाहिर है कि उसमें कोशिश होती है, और वो कौन करता है? रो एलिमेंट्स करते हैं। कौन करता है? जो आपने खुद कहा कि जो मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं और जो इस तरह के जिन्होंने हमेशा कोशिश की कि दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात को खराब किया जाए, तो ये सारे फॉल्स फ्लैग नहीं थे मेरे ख्याल में। सॉरी, इसमें मुनस साहब ये है कि अभी जैसे पहलगाम का इंसिडेंट है, पाकिस्तान ने उसको कंडेम किया, तो जो पार्लियामेंट पे, जो कश्मीर की असेंबली पे अटैक हुआ था 2001 में, क्या उसको भी पाकिस्तान ने इसी तरह कंडेम किया था? इसी तरह 98 में कुछ हिंदू मारे गए थे, मेरे ख्याल 30 के करीब थे, उनको भी रिलीजन पूछ के मारा गया, कोई बाराती थे, उसको भी पाकिस्तान ने कंडेम किया था, कॉलिंग इट अ टेररिस्ट अटैक। ये आप जो कह रहे हैं 2001 में तो अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट हुआ था दिसंबर में। इंडियन पार्लियामेंट में भी हुआ, कश्मीर में, कश्मीर की असेंबली में भी हुआ। नहीं, वो हुआ था फिर 2002 में जम्मू में जो वाकया, उसको तो पाकिस्तान ने उसको तो कंडेम किया था सर। 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ, कश्मीर की असेंबली पे भी अटैक हुआ था, जिसमें मेरा ख्याल है 38 लोग मारे गए थे। 38 पीपल डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अटैक। देखें, उसको कोई भी उस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकता। कोई भी सपोर्ट, कोई सेनर एलिमेंट, चाहे आपका दुश्मन जो है, एनिमी जो है, अगर आप उसको एनिमी समझते हैं, वो जितना भी खराब हो। मैं ये बात कहूंगा जो सुनील साहब ने कहा कि इग्नोर कर दें पाकिस्तान को, एग्जिस्टिंग, या जो मोदी ने कहा, देखें, पाकिस्तान एक रियलिटी है, इंडिया एक रियलिटी है। भारत का जो वाहिद मगरबी हमसाया है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का वाहिद मशरकी हमसाया जो है वो भारत है। तो आप कैसे, हाउ कैन यू, इस हकीकत से कैसे अपने आप को अलग कर सकते हैं? ये हकीकत है, चाहे हमें पसंद हो चाहे हमें पसंद ना हो। मैं फिर कहूंगा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब कैसे आगे बढ़ना चाहिए? उसका तरीका ये है कि जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं दोनों साइड्स पे, उनको एक्सपोज करें, उनको न्यूट्रलाइज करें।
और जिनका मफाद है अमन के लिए, वो आगे हैं। वो क्यों नहीं ऐसा हो रहा? मैं समझ सकता हूँ कि भारत में जो गम और गुस्सा है जो जिस तरह से है, मगर हमें ये भी देखना चाहिए कि वो गम और गुस्सा जो है उसकी कोई हकीकत है भी या नहीं है, या वो जो मोदी हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं जिस तरीके से पाकिस्तान को गंदा करने की उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें वो अच्छा आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, उसमें इंडिया पे तो बात नहीं होती। इंडिया के इलेक्शंस में पाकिस्तान पे बात होती है, कश्मीर पे बात होती है। तो ये ऐसा क्यों है? मुनस साहब, बात यह है सर कि इलेक्शन में भले बात ना हो, लेकिन एक वेल एस्टैब्लिश्ड चीज है और वो है एंटी इंडियनिज्म इन पाकिस्तानी पॉलिटी। आप देखिए, मोदी जी जब आए थे 1970 में हुआ था, 1970 के इलेक्शंस में हुआ था। जी सर, गुजारिश सुन लेना। मोदी जी जब आए लाहौर, उसके बाद हमारे एक लीडर हैं जो फॉरेन मिनिस्टर भी बने बाद में, उनका नाम है बिलावल। बिलावल ने नारा लगाया था कश्मीर के इलेक्शन में जाके कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो सर, इंडिया का फैक्टर जो है, चाहे आप ओपनली कहें ना कहें, वो है, लोगों को समझ आती है, यानी उसको वो कहते हैं रीस्टेट करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा सुनील जी, प्रोफेसर साहब ने जाना है, जल्दी से कंक्लूड कीजिए। सर मैं तो यही कहूंगा कि द टॉपिक ऑफ एट हैंड जो बात हो रही है वो पहलगाम हो रही है जी। एंड मोदी गवर्नमेंट, आप जैसे भी समझें, मोदी गवर्नमेंट हमारी पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। मोदी साहब इज अ पॉपुलर लीडर। मोदी साहब अपने सिविलियंस को नहीं मारते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी जो रॉ एजेंसी है, इट इज हेडेड बाय सिविलियंस। हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, दे आर सेकुलर आर्म फोर्सेस। हम अपने सोल्जर्स को गाजीज नहीं कहते हैं। हमारे जिस भी रेजिमेंट में मुसलमान सोल्जर्स होते हैं, वहां पर एक मॉस्क होता है जिसमें कमांडिंग ऑफिसर जाके प्रे करता है हर फ्राइडे। और हमारी पॉलिटी एक सेकुलर पॉलिटी है, चाहे वो थोड़ी अंडर थ्रेट आई है, नो डाउट, विद द बीजेपी गवर्नमेंट, आई विल नॉट डिनाई इट, बट मोदी साहब विल नेवर किल हिज ओन पीपल, innocent people. This is not a false flag operation. This is an operation sponsored by, directly linked to the speech of General Saab in Rawalpindi, in which he derided Hindus and he said Kashmir is jugular vein. उनकी स्पीच की इंस्पिरेशन लेकर लोगों ने ये काम करा है एंड ये इस काम का अंजाम तो होगा। Otherwise, Modi Saab will lose all his credibility as the leader of the nation. Modi Saab today is in the hot spot. He has to balance his international standing. He has to balance his domestic standing. He has to balance the tensions against Kashmiris in India. He has to balance the Hindu-Muslim divide in India. So he has to factor all these things. सारी ये चीज़ों को फैक्टर करके उनको डिसीजन लेना है। एंड हम तो ये कहते हैं कि मोदी साहब को विजडम दें, वो ऐसा डिसीजन लें जैसे हमारे मनमोहन साहब ने लिया था 26/11 के बाद। हम ये कहते हैं, हम मिलिट्री जानते हैं, आपकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, रिटेलिएट करेगी, काउंटर रिटेलिएशन होगा, एस्केलेशन होगा, एंड वी आर वेरी क्लोज टू न्यूक्लियर वॉर इवन इन द फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ रिटेलिएशन, बिकॉज नफरतें दोनों साइड में बहुत हैं, बहुत नफरतें हैं। So we do not want overt military strike. That is मेरी गुजारिश ये है, and that is it. जी शकील साहब। जी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। हमें तो ये बताया गया था ये पार्टीशन इसलिए जरूरी है कि इसके बाद जो है ये दोनों मुल्क जो हैं वो बिल्कुल शीरो शक्कर होकर रहेंगे, आराम से रहेंगे और तरक्की करेंगे, स्काई विल बी द लिमिट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, और जो हमारे इख्तलाफात थे, हमारे डिफरेंसेस थे, वो दुश्मनी में बदल गए, ब्लड फ्यूड बन गया। तो आई होप बेटर सेंस विल प्रिवेल और हम जो है इस वक्त किसी फुल स्केल वॉर और न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट से बच जाएं। और न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट इज नॉट अ थ्रेट ओनली टू इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज अ थ्रेट टू द होल वर्ल्ड। सो विद दैट आई थैंक सुनील साहब एंड प्रोफेसर मुनस अहमद साहब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।